जी, तो हमारा नया टॉपिक है बिग डाटा। ये एसीसी के सिलेबस में एक नई चीज़ शामिल की गई है जो कि पहले नहीं थी। अब अपडेटेड सिलेबस में इस चीज़ को शामिल किया गया है कि ये अब टर्म इंटरनेशनली यूज़ हो रही है और ये बिग डाटा भी एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड में यूज़ हो रहा है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बिग डाटा है क्या, वो कैसे यूज़ होता है और उसका मकसद क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे हेल्प करता है और एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए वो कैसे यूज़फुल होगा। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट के जो मेन काम है ना, वो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल, ये 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी मैनेजर की होती हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट उस मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग और कंट्रोल के लिए डाटा मुहैया करेगा और उसी की बेस पे ही वो तीनों एक्टिविटीज़ कोई भी मैनेजर परफॉर्म करेगा। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्रिटिकल होती है उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी भी डिसीजन मेकिंग के लिए यानी इंटरनल यूज़ के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादातर मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट ही प्रोवाइड करेगा। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो तो इतनी मुश्किल नहीं है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो तो एनुअली प्रिपेयर हो रही हैं, तो वो तो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एनालाइज भी किया जा सकता है, उनको इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये बहुत क्रिटिकल होती है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का ही काम है। अब जो ये टर्म बिग डाटा है, इसकी डेफिनेशन पे अगर आप आ जाएं तो बिग डाटा का मतलब इट रेफर्स टू मास ऑफ डाटा दैट सोसाइटी क्रिएट्स ईच ईयर। ये इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है कि जिसको सिंपली 1-2 कंप्यूटर्स में स्टोर ही नहीं किया जा सकता। इसके लिए बड़े बड़े सर्वर्स बनाए जाते हैं और कई हज़ार किलो मेगाबाइट्स कह लें, टेराबाइट्स इवन कह लें, उसमें उतने चीज़ों में वो स्टोर होता है। और ये रेगुलर बेसिस पे क्रिएट हो रहा है, अपडेट हो रहा है और इसकी जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो सेकंड्स के हिसाब से बढ़ रही है, extending far beyond the traditional financial and enterprise data created by companies. Sources of big data include social networking sites. अब इसको समझे, बड़ा ज़रूरी पॉइंट है और ये बड़ा क्रिटिकल भी है। और एक तरह से देख लें तो बिग डाटा की जो टर्म इन्होंने यहाँ हमें समझा रहे हैं और बता रहे हैं, ये एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि दुनिया में मैक्सिमम लोग जो ख़ास तौर पे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, मोबाइल हर बंदे के पास है, तो हर बंदे का 1-1 सेकंड का डाटा कलेक्ट हो रहा है और वो मुख्तलिफ़ जगह पे वो डाटा स्टोर हो रहा है और उसकी बेस पे एनालिसिस किया जाता है और उसकी बेस पे आने वाले वक्त में डिमांड्स को और आने वाले वक्त में नीड्स क्या होंगी लोगों को, इनको इंटरप्रेट किया जाता है और उसकी बेस पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोल करती हैं। 3 मेजर सोर्स उसने बताए हैं यहाँ पे बिग डाटा के। एक तो उसने बताया कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, हर बंदा फेसबुक यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, उसके अलावा अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनको यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो स्टोर हो रही हैं। कोई भी चीज़ अननोटिस्ड या अनस्टोर्ड नहीं है। आप अगर किसी पार्क में गए हैं, आपका जो जीपीएस है वो ऑन हो या ना हो, आपका नेट कनेक्ट हो या ना हो, आपको वो नोटिफिकेशन आ जाता है जी आप फ़लाँ पार्क में गए थे, तो उसको आप कैसे रेट करते हैं, वहाँ पे आप क्या चीज़ें आपने देखी, मतलब वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो पब्लिक प्लेस है या नहीं है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लेता है कि अगर आपको पता है तो वो आप ऐड कर दें। ये गूगल मैप आपको ट्रेस कर रहा है। की थी, आपने फ़लाँ चीज़ सर्च की थी, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें मुख्तलिफ़ लोग सेल कर रहे हैं, तो आप इनमें से अगर आपको कोई पसंद आती है तो वो ले लें। आप घर पे बैठे हुए कोई बात करते हैं और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उस बात से रिलेटेड आपको चीज़ें फेसबुक पे शो होना शुरू हो जाती हैं, तो ये एक एक चीज़ जो होती है वो ट्रेस हो रही होती है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या इवन डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं
तो आपकी हर चीज़ जो ट्रेस हो रही है और कलेक्ट हो रही है वो सारी आपकी बिग डाटा में जा रही है, और वो बड़े बड़े सर्वर्स बने हुए हैं, वहाँ पे वो स्टोर होता है और उसको ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है। फिर इसी तरीके से आप इंटरनेट सर्च इंजन google.com यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्च करने के लिए। आपने गूगल पे जाके कोई बुक सर्च की, आपने गूगल पे जाके कोई मूवी सर्च की, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने सर्च की, तो वो सर्च का डाटा आपका स्टोर हो जाएगा। ये जनरल सी बात है कि अगर आपका क्रोम यूज़ कर रहे हैं आप और आपने गूगल का अकाउंट भी जीमेल लॉगिन किया हुआ है, तो आपकी सर्च हिस्ट्री वैसे ही वो स्टोर करता रहता है। आपने नहीं भी किया हुआ तो भी वो स्टोर कर रहा है, वो आपको दोबारा नहीं दिखाएगा, लेकिन स्टोर बैरल वो कर रहा है। आप भले हिस्ट्री क्लियर कर दें, आप अपना डाटा क्लियर कर दें, लेकिन वो बिग डाटा के जो सर्वर्स हैं वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। वो आपके पास से रिमूव हो रहा है, आपकी डिवाइस पे शो नहीं हो रहा, लेकिन बैकएंड पे वो स्टोर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और सबसे मेजर सोर्स तो ये मोबाइल डिवाइसेस हैं, जो हर बंदे के हाथ में मोबाइल स्मार्टफोन है, उसके थ्रू वो डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। बाद में उसको मैनिपुलेट करेंगे, यूज़ करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो बिग डाटा में 3 V's होते हैं। 3 V's उसने बताया कि बिग डाटा में 3 V's हैं। पहले वी को कहता है वॉल्यूम, कि इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ह्यूज वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो बिग डाटा का है वो बहुत ह्यूज है। मतलब इसका कहने का ये है कि वो कोई छोटे मोटे लेवल का नहीं है डाटा, वो पूरी दुनिया के लोगों का डाटा है, ऑर्गेनाइजेशंस का, इंडिविजुअल्स का, उसके अलावा किसी भी तरह का जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है। द स्केल ऑफ इंफॉर्मेशन which can now be created and stored is staggering. Advanced technology has allowed embedded sensors to be placed in everyday items such as cars, video games and refrigerators. सेंसर्स लगे हैं, आपका डाटा स्टोर हो रहा है। आपको कैसे पता चल रहा है भाई? गूगल मैप आपने खोला और आपने देखा कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, रश लगी हुई है और वहाँ पे रेड आ रही है बाहर, तो वो इसी तरह आ रही है कि मोबाइल यूज़र वहाँ पे अगर सिग्नल पे खड़े हैं और वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो मोबाइल सिग्नल्स सैटेलाइट के थ्रू ट्रेस होते हैं और वो बता देता है भाई यहाँ पे काफ़ी सारे मोबाइल्स हैं, इसका मतलब है यहाँ पे रश है। मोबाइल डिवाइसेस हैव लेड टू एन इंक्रीजिंगली नेटवर्क्ड वर्ल्ड वेयर people's consumer preferences, spending habits and even their movements can be recorded. मतलब हर चीज़ आप तो पहले तो वो बता नहीं रहे थे, डाटा वो चुप करके यूज़ कर रहे थे और उसको अपने मुफाद में मैनिपुलेट भी कर रहे थे, लेकिन उसको वक्त के साथ साथ चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, बताना शुरू कर दिया जाता है भाई ऐसा हो रहा है, ताकि लोग उसको नॉर्मल लें। तो अब वो जो काम वो कर रहे थे छुपे हुए, अब वो ओपनली बताना शुरू हो गए, यानी सिलेबस में डाल दिया उन्होंने भाई ऐसा हो रहा है, और आपकी हर चीज़, आपकी हर एक्टिविटी को वो ट्रेस कर रहे हैं। Advances in data storage technology as well as fall in prices of this storage has allowed for the captured data to be stored for further analysis. पहले यही होता था कि इतने ज़्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं होती थी, इसलिए जो डाटा स्टोर हुआ कुछ अरसे तक वो डाटा स्टोर रहेगा, फिर नया डाटा अपडेट हो जाएगा तो पुराने को वो डिलीट करना पड़ता था क्योंकि डिस्क स्पेस फुल हो जाती थी। जैसे हाँ मोबाइल भी पहले होते थे, स्मार्टफोन नहीं होते थे, तो उसमें नोकिया के मोबाइल्स में जो मैसेजेस आते थे 25-30 मैसेजेस आते थे, उसके बाद नया मैसेज तब आएगा जब आप पुराने मैसेजेस डिलीट करेंगे। लेकिन अभी इस तरह की स्पेसेस बन गई कि इवन एक बंदे के मोबाइल में भी वो जितनी मर्ज़ी मैसेजेस और जितनी मर्ज़ी रिंग टोन्स और जितनी मर्ज़ी चीज़ें सेव करता रहे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो लार्जर स्केल पे भी ऐसा हुआ कि अब बिलियंस ऑफ पीटाबाइट्स उनके पास स्पेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से उनको डाटा डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका डाटा आज वाला भी सेव है, आज से 20 साल बाद क्या करेंगे आप, वो भी डाटा आपका सेव हो गया, यानी थ्रू आउट योर लाइफ वो आपको ट्रेस करेंगे और ट्रेस कर सकते हैं और कर रहे भी हैं। तो उसको फर्दर वो एनालाइज करते हैं और उनसे पता, इस पे उन्होंने हॉलीवुड ने बहुत सारी मूवीज़ भी बनाई हैं इन चीज़ों पे, इवन सोशल मीडिया के यूज़ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है द सोशल डायलेमा, के सोशल मीडिया किस तरह लोगों को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है और उनकी लाइफ्स को ख़राब कर रहा है, और जो उसके सुसाइड के रेट्स बढ़ रहे हैं दुनिया में, इसकी भी यही रीज़न है। मतलब आपको फेम मिल गया सोशल मीडिया पे
उस फेम के बाद जब आप डीफेम हुए तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, तो वो फेम मिल जाता है जल्दी, लेकिन वो ख़त्म भी हो जाता है। जब ख़त्म होता है तो वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो उसका बहरहाल एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है। सेकंड जो वी है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये है कि डाटा बहुत रैपिडली अपडेट हो रहा है और नया नया डाटा स्टोर हो रहा है। टाइमलीनेस इज़ द की फैक्टर इन यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर एंड इट इज़ नो डिफरेंट फॉर द यूज़र ऑफ बिग डाटा। वन सोर्स ऑफ हाई वेलोसिटी डाटा इज़ ट्विटर। ट्विटर पे आपको रोज अपडेट्स आ रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, हर बंदा, क्योंकि एक क्रेज़ क्रिएट हो गया ना कि उसने अपने बारे में अपडेट देनी है। तो ट्विटर के थ्रू पूरी दुनिया की खबरें, आप न्यूज़ चैनल ना भी लगाएं और आपने मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ, तो आपको रैपिडली इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये नहीं होगा कि अमेरिका में कोई इवेंट हुआ और यहाँ पे एक दिन बाद पता चले, विद इन सेकेंड्स आपके तक वो खबर पहुँच जाती है। यानी वेलोसिटी इसकी अब डाटा की बहुत तेज़ हो गई है। और थर्ड है वैरायटी, कि डाटा कोई सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ डाटा है। वैरायटी ऑफ डाटा का मतलब है इसमें लोगों की शॉपिंग हैबिट्स, लोगों की ट्रैवलिंग हैबिट्स, लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कौन सी मूवीज़ उनको पसंद है, कौन सी जगह पे जाना उनको पसंद है, कहाँ कहाँ वो गए, क्या उन्होंने खाया। जैसे लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सेल्फियाँ लेके वो अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रहे हैं, तो वो डाटा उन तक पहुँच रहा है, भाई ये बंदा इन इन जगहों पे जाता है। वो परचेज़ क्या करता है, कौन सी चीज़ें उसने ऑनलाइन ख़रीदी, कौन कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट्स उसने विज़िट की, कौन कौन से उसने पेजेस विज़िट किए, किस तरह की बुक्स वो रीड करता है, इस बेस पे। और वो मैसेजेस आप जो टाइप करके भेजते हैं, तो वो मैसेज को ट्रेस कर रहे होते हैं कई दफ़ा, कि जो सेंसिटिव वर्ड्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर रहे। जैसे रिसेंटली अभी जो फेसबुक के बहुत सारे अकाउंट्स बैन हुए, और उसकी वजह ये बनी कि जिन लोगों ने अपनी वॉल्स पे या अपनी फीड में जनाजे की, खादम रिजवी के जनाजे की वो तस्वीर लगाई है या उसका नाम लिखा है, तो उनका अकाउंट 1 महीने के लिए उन्होंने पोस्टिंग बैन कर दी, क्योंकि वो सेंसिटिव वर्ड उन्होंने रखा हुआ था कि जो बंदा ये वर्ड यूज़ करेगा वो आप उसको बैन कर दें। तो ये जो चीज़ हो रही है ये बड़ी हाई लेवल पे हो रही है और बड़ा ओपनली अब होना शुरू हो गई है, और इसकी वजह से प्राइवेसीज लोगों की जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होती जाएंगी। यूज़ ऑर्गेनाइज, बहरहाल इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। हमें जो पढ़ाया जाएगा वो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पढ़ाया जाएगा कि बिग डाटा कैसे यूज़फुल है, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब यूजेस ऑफ बिग डाटा में वो कहता है कि बिग डाटा इज़ एन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट हैज़ इम्प्लीकेशंस अक्रॉस ऑल बिजनेस डिपार्टमेंट। हर जगह यूज़ होगा। इट इन्वॉल्व्स इन द कलेक्शन and analysis of large amount of data to find trends, understand customer needs and help organizations to focus resources more effectively and to make better decisions. लोगों की ज़रूरियात वक्त के साथ बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। बिग डाटा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि चेंजिंग डिमांड्स को और नीड्स को वो वक्त से पहले एनालाइज कर ले और उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे। जैसे अभी कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं दुनिया में, और कोविड ने लोगों की पसंद नापसंद, लोगों की एक्टिविटीज़ को चेंज करके रख दिया। लोग ज़्यादातर बाइंग हैबिट ऑनलाइन पहले भी थी डेवलप कंट्रीज़ में, लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी लोग अब मार्केट जाने की बजाय चीज़ों को ऑनलाइन परचेज़ करने को प्रेफर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जिन ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन प्रेजेंस होगी उनकी चीज़ें सेल होंगी, और जो ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है उनकी चीज़ें सेल नहीं होंगी। तो ये बिग डाटा से ही पता चला कि हमें किस तरह की चीज़ बनानी चाहिए, किस तरह की चीज़ सेल करनी चाहिए। और बाज़ औक़ात ये बिग डाटा लोगों की डिमांड क्रिएट करने में भी यूज़ होता है। उनको एक ख़ास तरफ लगाया जाता है, भाई आपने ये इस तरफ जाना है और ये चीज़ परचेज़ करनी है। यानी डिमांड क्रिएट की जाती है, डिमांड फॉलो नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन, डिमांड क्रिएट भी करती है इसी बिग डाटा को यूज़ करके, क्योंकि उन्हें एक ओवरऑल बिहेवियर का तो आइडिया होता है कि लोग किस तरफ इंक्लाइंड हैं, तो उनको कैसे इजीली कन्विंस किया जा सकता है। तो उसको वो यूज़ करते हैं और यूज़र को फिर मैनिपुलेट करते हैं अपनी चीज़ सेल करने के लिए। देयर आर न्यूमरस यूजेस ऑफ बिग डाटा in the business context. At this stage, we shall consider how it is relevant to business decision making. अब
डिसीजन मेकिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिग डाटा का वो हम देखेंगे। अब बिजनेस में एक ऑल काइंड ऑफ डिसीजन एवरी डे, हमें पता है कि लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग 3 है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, उसके बाद टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग है और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग है। तो टॉप लेवल पे तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी और वो डायरेक्टर लेवल पे होगी। दूसरे लेवल पे टैक्टिकल वो है डिसीजन मेकिंग जो मिडिल लेवल पे होती है, मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट करता है या ब्रांच मैनेजर। और फिर ऑपरेशनल लेवल डे टू डे एक्टिविटीज़ और उसके बेस पे होगी। इसी तरह प्लानिंग भी 3 तरह की होती है, वो भी टैक्टिकल और ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक। A business make all kind of decision every day. For example, should it enter in a new market, redesign its packaging, reorganize the sale team, और keep the organization the same. ये डिसीजन आप रेगुलर बेसिस पे बिजनेस करता है। जैसे आईफोन नया जो आया है तो उसमें उन्होंने कितनी चीज़, चार्जर भी ख़त्म कर दिया, हैंड्स फ्री वो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके थे, पैकिंग उन्होंने इस तरह कर दी है जैसे बिस्किट का डब्बा होता है कोई। तो वो चेंज करते रहते हैं और डेफिनेटली उन्होंने डिसीजन लिया तो चेंज किया। Such decisions are often more complicated than they first appear because many factors will come into play to determine whether or not the decision will be successful. अब जैसे एप्पल ने ख़त्म कर दिया चार्जर और वो आपको सेपरेटली अगर ख़रीदना पड़ेगा तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये तो बैरल डिसीजन जब मार्केट में जाएगी वो चीज़ फिर ही पता चलेगा। वो सिंपल लगता है कि बस ठीक है चार्जर ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बाद में देखेंगे। इन वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन सम फैक्टर्स आर बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ दोज टेकिंग दैम। आपको अंदाज़ा नहीं है, आप एक एस्टीमेट तो लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा वो आप जज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो क्या लिख रहा है, द की रोल ऑफ बिग डाटा इज़ टू एनालाइज ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड जनरेट अ प्रेडिक्टिव मॉडल ऑफ व्हाट द आउटकम ऑफ डिसीजन विल बी। जैसे फेसबुक पे आपने कोई चीज़ें सर्च की या गूगल पे सर्च की, उससे रिलेटेड आपको फेसबुक पे ऐड आना शुरू इसलिए हो जाते हैं कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने वो उन रेलेवेंट प्रोडक्ट के एड्स चलाए हुए हैं ना, तो फेसबुक यूज़र का डाटा कलेक्ट करके उस ऐड को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिनका उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। उसकी वजह ये है कि अगर ऐसे ही रैंडमली हर बंदे तक वो ऐड शो करना शुरू करेगा तो लोग चीज़ परचेज़ नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों का इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट में वो चीज़ परचेज़ करेंगे। अब वो अगर चीज़ परचेज़ करेंगे इसका मतलब है एडवर्टाइज़र की जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो सक्सेसफुल रही है, तो एडवर्टाइज़र भी दोबारा फेसबुक पे ऐड लगाएगा। एक आम बंदा भी अगर किसी जगह ऐड देता है और उसको उस ऐड के रिज़ल्ट नहीं मिलते तो डेफिनेटली वो अगली दफ़ा सोचेगा कि मैं ऐसे ही पैसे लगा रहा हूँ ऐड पे। तो फेसबुक भी या गूगल एड्स भी या जितने भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाहती हैं कि जो पैसा लगाने वाली पार्टी है यानी सेलर, उसके पैसे का उसको कुछ फ़ायदा भी हो ताकि वो दोबारा हमारे मीडिया पे अपना ऐड चलाए। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए फिर वो बिग डाटा यूज़ करते हैं। फेसबुक तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, सारे ही यूज़ करते हैं, हर गूगल भी यूज़ कर रहा है, लेकिन आमतौर पे सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं वो यूज़ करती हैं। Only data that has been digitized or in a digital form can be analyzed. For example, for social media, audio video content, financial data, GPS data, banking transaction and a web server logs. तो आप जब बैंक एप्लीकेशन भी या ईमेल वो ई बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो वो फिर सिक्योर की जाती है, वो खुद ही सिक्योर कर रहे हैं उसको। और सिक्योर करने की एक वजह तो ये भी है कि अगर आपको कोई प्लेस सिक्योर नहीं लगती तो आप उस प्लेस पे जाते ही नहीं। तो अगर इंटरनेट सिक्योर नहीं होगा तो इंटरनेट को कोई भी यूज़ नहीं करेगा। तो बहरहाल ये भी उनके फ़ायदे में है कि वो इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाएं, तो वो उसको सिक्योर बनाते हैं। अच्छा, बिग डाटा एंड बिजनेस वैल्यू। यहाँ पे बिजनेस वैल्यूज़ में ये इन मैनी वे सच एज प्रॉफिट, बिजनेस वैल्यू, शेयर होल्डर वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू मतलब लोग जो उसमें काम कर रहे हैं वो हाई इंटेलेक्ट के लोग हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी फील्ड में कमांड रखने वाले लोग हैं, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू बिजनेस की। तो बिग डाटा यूज़ किया जाता है
टू एनालाइज अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड रिड्यूस कॉस्ट। बेसिकली तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन एम है किसी भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके लिए वो रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, और इसके लिए वो बिग डाटा को यूज़ करेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, और हॉलीडे कंपनी कैन यूज़ बिग डाटा टू एनालाइज ट्रेंड्स in where tourists are visiting in order to improve the range of holiday location that it offer। मतलब वो ओवरऑल देखेगा जाके एक हॉलीडे और इवेंट ऑर्गेनाइज़र है या हॉलीडे कंपनी है जो कि लोगों को मुख्तलिफ जगह पे ट्रैवलिंग के लिए लेके जाती है, तो वो एनालिसिस करेंगे कि ज़्यादा अच्छी लोकेशंस कौन सी हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं और वहाँ से वो सेटिस्फाइड भी हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि उन जगहों पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी सर्विसेज लें और उनको रेवेन्यू ज़्यादा हो। इट कैन रिड्यूस इट्स ऑफरिंग इन अनपॉपुलर एरियाज एंड इंक्रीज इट्स ऑफरिंग ऑफ पॉपुलर एरियाज एंड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। यानी जो बिक रहा है वो बेचो, जो नहीं बिक रहा उसको छोड़ दो, वरना आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। बिग डाटा एंड कस्टमर, दूसरा रिलेशन उसका कस्टमर के साथ है। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर इज़ अ की बेनिफिट ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। अल्टीमेटली आपको रेवेन्यू देने वाला जो बंदा है वो कस्टमर है, तो सबसे पहले तो आपको कस्टमर की नीड्स को समझना पड़ेगा। बाय अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, द बिजनेस कैन रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स एंड टेलर द कस्टमर एक्सपीरियंस टू बी मोर पर्सनल एंड देयर फॉर इम्प्रूव कस्टमर लॉयल्टी। अब हम साथ ही बात करते हैं, अगर कोई वेबसाइट किसी ने बनाई हुई है ई कॉमर्स के लिए, तो जो भी बंदा उसकी वेबसाइट को ओपन करेगा आइटम्स देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या सेल हो रहा है, तो वेबसाइट ओपन होने में अगर 3 सेकंड से ज़्यादा लगे तो गूगल की रिसर्च के मुताबिक 40% लोग वो वेबसाइट क्लोज़ कर देते हैं, और अगर उसको ओपन होने में 6 सेकंड से ज़्यादा लगें तो फर्दर 30% लोग वेबसाइट क्लोज़ कर देते हैं। यानी अगर आपकी वेबसाइट ओपन होने में 7 से 8 सेकंड लगे तो आपका जो पोटेंशियल कस्टमर थे, फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया, तो उनमें से 7 लोग तो वैसे ही छोड़ देंगे, पीछे बचेंगे 3 लोग। अब 3 में से कितने कन्वर्ट होते हैं कितने नहीं होते ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आपके पास 10 कस्टमर हैं और 10 के 10 आपकी वेबसाइट को विज़िट करें और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, यानी कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तो आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। इसलिए कस्टमर जो होता है ना, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। या आप अगर अपने आप को भी कंसिडर करें इसमें, तो आप भी ऐसा ही करेंगे कि जो वेबसाइट या जो भी ऑनलाइन चीज़ अगर आपकी ओपन वीडियो चल नहीं रही तो आप थोड़ी देर बाद उसको क्लोज़ कर देते हैं कि नहीं चल रही तो ख़त्म करो। बिग डाटा एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, टू बी सक्सेसफुल बिग डाटा मस्ट फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल एम एंड ऑब्जेक्टिव। आफ्टर आइडेंटिफाइंग हाउ बिजनेस वैल्यू कैन बी इम्प्रूव्ड, एंड अब बिजनेस वैल्यू हम यहाँ पढ़ चुके हैं ऊपर। बिजनेस वैल्यू में क्या आ जाता है? शेयर होल्डर प्रॉफिट है, शेयर होल्डर वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, इंटेलेक्ट वैल्यू है, ये सारी चीज़ें बिजनेस वैल्यू में आती हैं। तो यहाँ वो कह रहा है कि बिग डाटा मस्ट फिट इनटू ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल एम एंड ऑब्जेक्टिव आफ्टर आइडेंटिफाइंग हाउ बिजनेस वैल्यूज़ कैन बी इम्प्रूव्ड। आप कैसे अपनी वैल्यू इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, जो अभी हमने कस्टमर नीड्स पढ़ी, बिजनेस प्रायोरिटीज़ कैन बी डिटर्मिन्ड। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, अपनी प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स देने हैं, इसके लिए आप, वो कहता है कि 2 चीज़ों को आप फोकस करेंगे। एक तो कस्टमर को एनालाइज करेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड कैसी है, कस्टमर की डिमांड कैसी है, और दूसरी चीज़ जो आप एनालाइज करेंगे वो ये है कि ये नहीं है कि आप हर चीज़ कस्टमर की माने और एंड पे आपको प्रॉफिट कुछ भी ना हो। आपने अपने बिज़नेस की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करना है, उसके मुताबिक अपनी आपने बिजनेस प्रायोरिटीज़ सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, विच मार्केट और कस्टमर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग बिजनेस वैल्यू। तो ये चीज़ है कि जो कस्टमर हाई पेइंग है आप उसी को टारगेट करेंगे, जो लो पेइंग है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में है तो डेफिनेटली लो पेइंग कस्टमर आपका टारगेट ही नहीं है, वो आपको रेवेन्यू नहीं देगा। बिग डाटा इज़ अ की सोर्स ऑफ इनोवेशन हेल्पिंग टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसी से ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में नीड्स चेंज हो रही हैं लोगों की, तो हमें न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देनी पड़ेगी। जैसे अभी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, या पूरी दुनिया में ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस बंद हैं, तो एजुकेशन तो चल रही है, तो ज़्यादा अब एजुकेशन का जो ट्रेंड होगा वो ऑनलाइन होगा।
तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसी मार्केट में आ जाएंगी जो ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगी। जैसे अभी स्कूल्स में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज लोग यूज़ करते हैं या गूगल की यूज़ करते हैं या जूम के थ्रू क्लासेस हो रही हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी मार्केट में आ जाएंगी जो कि इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दे सकती हैं। वॉल्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ डाटा हेल्प्स speed up decision making. This means that big data can help create new sources of income. बिग डाटा आपके पास अवेलेबल है ना, कि आपको पता है भाई ऑनलाइन अगर मैं कोई स्किल सीख लूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लूँ, मैं वेब डेवलपमेंट सीख लूँ, या मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लूँ, या कोई भी और काम में ऑनलाइन स्किल्स सीख लूँ, प्रोग्रामिंग सीख लूँ, गेम डेवलपमेंट सीख लूँ, तो आपको पता है कि भाई ऑनलाइन चीज़ें ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं, तो आपके पास वो डाटा डेफिनेटली अवेलेबल है कि लोग सर्च कर रहे हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी सर्विसेज ज़्यादा हैं, कौन सी सर्विसेज कम है, तो मैं क्या सीखूं जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मेरे पास हो, कंपटीशन कम हो, पहली बात, तो उससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाए। डिसीजन पे इसका क्या इफेक्ट होगा? 6 मेन इफेक्ट बताएं उसने कि डिसीजन कैन बी मेड क्विकली, दैट जितना ज़्यादा डाटा अवेलेबल होगा डेफिनेटली आपका डिसीजन उतना क्विक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो डाटा है, क्योंकि हमने पढ़ा वेलोसिटी रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रहा है, तो वो अप टू डेट डाटा है, तो अप टू डेट होने की वजह से आपका डिसीजन क्विक हो जाता है कि भाई ठीक है, ये जो भी डिसीजन है वो सही है। सेकंड कहता है बिजनेस कैन रिस्पॉन्ड अर्लियर टू एनवायरमेंट चेंजेस एंड मोर फ्लेक्सिबल इन देयर रिस्पॉन्स। अभी जैसे हमें रिसेंट एग्जांपल फिर लेते हैं हम कि ये जो कोविड की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, तो ये हमें पता है कि ये आने वाले वक्तों में भी ये लॉन्ग टर्म चलेगा, तो उसके लिए हम अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो ऑफ़र कर रहे हैं उनको हमें चेंज करना पड़ सकता है। सी में कहता है डिसीजन कैन बी बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन बट ऑल्सो हैव एन एलिमेंट ऑफ टेकिंग पोटेंशियल फ्यूचर सिचुएशन इनटू अकाउंट। डिसीजंस आर मेड ऑन हार्ड डाटा एविडेंस दैट कैन बी क्वान्टिफाइड। अब जैसे सी में तो उसने बोला ना कि एक तो ये है कि डिसीजन करंट क्या सिचुएशन चल रही है, बिग डाटा आपको ये भी बताएगा, और फ्यूचर में कैसे इसमें चेंजिंग आएगी वो भी आपको बताएगा, तो आप डिसीजन इस बेस पे ले सकते हैं। डी में कहता है डिसीजन आर मेड ऑन हार्ड डाटा एविडेंस दैट कैन बी क्वान्टिफाइड, कि डाटा आपका जो डिसीजन है ना वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। ये टर्म इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि आपका डिसीजन इन्फॉर्मेशन की बेस पे है, क्योंकि इतना बड़ा डाटा है और रेडीली अवेलेबल है कि आप उसको यूज़ करके जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना वो आपका इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, डाटा एविडेंस की बेस पे है। ऐसे हवाई फैसले नहीं किए हुए आपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप बिग डाटा यूज़ करें तो। ई में कहता है डिसीजन कैन बी मेड ऑन कोलैबोरेटिव बेसिस बिकॉज डाटा इज इजीली शेयर्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। डेफिनेटली आप डाटा की जो फॉर्म है वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, वो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो आप एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसको फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। और आउटसाइड ऑफ द बॉक्स डिसीजन आर मोर लाइकली बिकॉज ऑल फैक्टर आर टेकन इनटू अकाउंट, नॉट जस्ट द वन मैनेजर थिंक ऑफ। बिग डाटा को अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बोल्ड डिसीजन लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर ऑफ द मार्केट पता है। सिर्फ आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे डिसीजन नहीं ले रहे, आप डाटा की बेस पे डिसीजन ले रहे हैं, तो आपके लिए बोल्ड डिसीजन लेना, आउट ऑफ द बॉक्स जाना ज़रा आसान है। बेनिफिट्स बता रहा है आगे कि एग्जामिन वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ डाटा रिलेटिवली क्विकली। बिग डाटा एनालिटिक्स होते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, वो मैं लिंक में एक ACCA की वेबसाइट पे बिग डाटा का जो पूरा आर्टिकल है वो पढ़ने से रिलेटेड है, मतलब पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है और वो बड़ा डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है। वहाँ पे आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बिग डाटा का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उसमें दी हुई हैं। तो बिग डाटा एनालिटिक्स अलाउ फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डाटा टू बी एग्जामिन टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड कोरिलेशन, फॉर एग्जांपल शॉपर बाइंग हैबिट्स। एनालिटिक्स आपके यूट्यूब में अगर आपका चैनल हो तो आपको वहाँ पे भी एनालिटिक्स दिए होते हैं, फेसबुक के पेज के एनालिटिक्स होते हैं, तो वो एनालिटिक्स से आपको पता चलता है भाई कितने लोगों ने आपको विज़िट किया, उनमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, एज का एनालिटिक्स भी होते हैं।
तो उससे आपको एग्जामिन कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा और क्विकली कर सकते हैं। और इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग, ये बात ऊपर हम बढ़ चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव इसलिए हो जाती है कि आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है। थोड़े से डाटा की बेस पे जो डिसीजन होता है वो इतना करेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की बेस पे आपने डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा है। और ग्रेटर फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स, हर बंदे की नीड अलग अलग है, हर कस्टमर की नीड अलग अलग है। तो आपको जब पता चल जाएगा ना कि भाई कस्टमर के ट्रेंड्स ऐसे ऐसे हैं, तो आप उनमें से कोई एक ट्रेंड चूज़ करके तो उस तरह के कस्टमर को फोकस कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और कॉस्ट रिडक्शन भी है। इम्प्रूव डाटा अबाउट कस्टमर एंड इंटरनल ऑपरेटर में हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट, कि आप डाटा एनालिटिक्स की बेस पे जो भी फैसला करेंगे आपका, तो आपकी कॉस्ट रिडक्शन होगी, आपकी कोई चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी, डिसीजन मेकिंग में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और वो उससे आपकी कॉस्ट सेव होगी। कुछ इस पे क्रिटिसिज्म भी है। कहते हैं फाइनेंशियल टाइम्स मैगज़ीन में बिग डाटा की बेस पे एक आर्टिकल आया था और उसमें उसने कहा था कि आर वी मेकिंग अ बिग मिस्टेक, रेज्ड अ नंबर ऑफ क्रिटिसिज्म ओवर द एबिलिटी ऑफ बिग डाटा टू डिलीवर द एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स। सबसे पहले कहता है क्रिटिक्स आर्ग्यूड बिग डाटा इज सिंपली अ बज़वर्ड, अ वेग टर्म दैट हैज़ टर्न्ड इनटू एन ऑब्सेशन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं लोग ऐसे ही इसके पीछे पड़े हुए, मतलब ये एक बज़वर्ड है, लोगों के दिमाग में बैठ गई है बात, प्रैक्टिकली इसका कोई फ़ायदा नहीं। वेरी फ्यू एग्जाम्पल एग्जिस्ट वेयर एन एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा हैज़ रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट न्यू डिस्कवरीज। मतलब वो कहता है कि ये बस एक कहानी है, लोगों ने इस पर यकीन कर लिया, वेग चीज़ है, इसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, कोई क्लियर इसकी कोई रिजल्ट्स नहीं है। और दूसरा कहता है देयर इज़ a focus on finding correlation between data sets and less of an emphasis on causation, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन पेजेस को फेसबुक पे वो विज़िट कर रहे हैं, गूगल में कौन सी वेबसाइट इंटरनेट पे ओपन कर रहे हैं, ये तो बताता है बिग डाटा, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनका ये ट्रेंड क्यों सेट हो रहा है, ये नहीं बताता। Critics suggest that it is easier to identify correlation between two variables than to determine what is actually causing the correlation। कहते ये कोई बड़ी बात नहीं है, दो चीज़ें हो रही हैं, मतलब इंटरनेट जिन लोगों के पास है, वक्त के साथ साथ इंटरनेट जैसे जैसे फैल रहा है तो उसके साथ सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ रहा है, ये तो पता है हमें, लेकिन क्यों बढ़ रहा है? हर बंदा फेसबुक क्यों यूज़ कर रहा है, हर बंदा यूट्यूब पे वीडियोस क्यों देख रहा है, टिकटॉकर क्यों बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो वजह क्या है बैकएंड पे, ये तो नहीं बता रहा बिग डाटा। हो रहा है काम, ये बता रहा है, क्यों हो रहा है ये नहीं बता रहा, ये क्रिटिसिज्म है इस पे। अदर इश्यूज जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी मैंने शुरू में बात की थी कि ये थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है, ये एक परेशान कुन सूरत हाल है, बिग डाटा जैसे कलेक्ट हो रहा है, तो ये एक इंडिविजुअल के लिए बड़ी परेशान कुन चीज़ है। सबसे पहले तो वो कहता है कि सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन, हर बंदे का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो रिस्क पे है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेस कर सकती हैं, उसको यूज़ कर सकती हैं। प्राइवेसी लोगों की नहीं है, मैंने शुरू में बात की, कस्टमर की कोई प्राइवेसी नहीं। इवन आप जहाँ भी जा रहे हैं, गूगल मैप आपको ट्रेस कर रहा है तो आपकी प्राइवेसी नहीं है। पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ suitably qualified employees to capture, maintain and analyze big data may be difficult and expensive। ये जो डाटा कलेक्ट हो रहा है ना, ये कोई लोग नहीं कर रहे, ये मशीनें कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। इसकी वजह से ये डाटा ज़रूरी नहीं है कि रिलायबल भी हो। और इन्फॉर्मेशन देयर में बी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व व्हेन इंटीग्रेटिंग न्यू बिग डाटा सिस्टम विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। और आप कहते हैं कि न्यू बिग डाटा सिस्टम अगर आप कोई डेवलप कर लेते हैं तो लेटेस्ट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में उसको उसके साथ मर्ज करना, उसको और उसके साथ इंटीग्रेट करना ये मुश्किल है। ऑल्सो कुड वैल्यूएबल टाइम बी वेस्टेड कलेक्टिंग डाटा दैट हैज़ नो वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने बिग डाटा का कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया और उसके लिए अपना पूरा एक सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग बिग डाटा डेवलप कर लिया, और एंड पे उसको पता चला भाई मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका तो मुझे फ़ायदा ही कोई नहीं, करोड़ों रुपए भी लगा दिए और एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, ज़ीरो। तो ये इस पे क्रिटिसिज्म भी है। तो इसको फर्दर डिटेल में देखने के लिए और अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए
ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। उसमें ACCA की वेबसाइट पे बिग डाटा से रिलेटेड वैसे 2 आर्टिकल्स उन्होंने मेन लिखे हुए हैं, तो एक आर्टिकल का मैं लिंक आपको दे दूँगा जो कि इसकी बेसिक पे है, और उसमें उसने बड़ा डिटेल के साथ इस टॉपिक को डिस्कस किया है। ये बिग डाटा का ACCA की वेबसाइट पे पूरा उन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो इसको आप रीड करें, इस कॉन्सेप्ट को समझें और उसको फिर अकॉर्डिंगली आप इसके क्वेश्चंस देख के सॉल्व करें।